हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं और हम लोग टॉप 20 एमसीक्यू डिस्कस भी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक पार्ट यानी ध्वनि का पूरा एक वीडियो चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया, इसको जाकर देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करें। दोस्तों, जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, यानी बालाजी स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, आने वाले एग्जाम जैसे आरआरबी ग्रुप, आरआरसी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं जो आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके नोट्स बनाते चलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति की 7 मूलभूत राशियों में से 2 है। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति की 7 मूलभूत राशियों में से 2 हैं। 4 ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी द्रव्यमान और समय। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है, एसआई सिस्टम जिसको बोलते हैं, तो वो उसमें ये 2 जो मूलभूत राशियां हैं वो द्रव्यमान और समय। समय का मात्रक समय का मात्रक सेकंड और मिनट और घंटा होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ठीक, बल का मात्रक न्यूटन होता है। विद्युत आवेश का कूलाम होता है। वेग और समय का वेग का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, वेग जो होता है ये एक सदिश राशि है। ठीक है फ्रेंड्स, सदिश राशि को और अदिश राशि का एक चैप्टर मैं बना दूंगा, उसको आप लोग उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है तो उसका त्वरण कितना होता है। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है तो उसका त्वरण कितना होता है। तो फ्रेंड्स, उसका जो त्वरण होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है फ्रेंड्स। ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है फ्रेंड्स। ठीक है, देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आप लोग इसको नोट बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद समय होगा। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद समय होगा। फ्रेंड्स, अब आपको जैसे घड़ी में तो आपको पता ही होगा कि 1 मिनट की सुई होती है, 1 सेकंड की सुई होती है, 1 घंटे की सुई होती है। फिर ठीक फ्रेंड्स, तो आप एक काम करिए फ्रेंड्स, जैसे कि घंटे की सुई जो होती है 1 मिनट में, देखो, एक मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, एक मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो 1/2 डिग्री का कोण होगा ये 135 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 बराबर 135 गुणे 2 यानी कि 270 मिनट। 270 मिनट निकल आए तो इसको घंटे में आप बदल लिए तो निकलेगा 4.5 घंटा फ्रेंड्स। 4 घंटा 30 मिनट, जो कि 3 बजे समय में जुड़ जाएगा। तो जोड़ने के बाद 7:30 बजे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रत्येक मिनट में घंटे की सुई 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, मिनट की सुई 2 डिग्री का कोण बनाती है, और सेकंड का सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसके नोट्स बना लीजिएगा। आप लोग एक बार देख लीजिए सवाल को, क्वेश्चन को देख लीजिए। वैसे ये क्वेश्चन रीजनिंग का है फ्रेंड्स, लेकिन ये जीएस में दे रखा है जो मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन है। जब लिफ्ट की प्रतिक्रिया को बताना है हमें। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऊपर की ओर त्वरित होती है। ऑप्शन बी, यानी लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊपर की ओर त्वरित होती है। त्वरण का मात्रक आपको पता ही होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जब एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है। तो जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण नियम पर कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो जो साइकिल चलाते हैं उनको अधिकतर पता ही होगा, क्योंकि चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यानी एक साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है फ्रेंड्स। साइकिल चलाएंगे तो जो आपको पैडल होता है उस पर अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि पहियों को आगे आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम लोग को अपना बल यानी जड़त्व को जड़त्व पर अधिक विजय पाने के लिए हम लोग अपने जो शारीरिक बल होता है उसका उपयोग करते हैं फ्रेंड्स, ताकि उस जो 2 पहिया वाहन है वो आगे बढ़ सके और हम लोग को जिस स्थान जाना है उस स्थान पहुंच सकें फ्रेंड्स। आगे चलें, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है फ्रेंड्स। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, तो नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी का उपग्रह एक वृत्ताकार कक्षा में एक समान चाल v से चक्कर लगा रहा है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल अचानक समाप्त हो जाए तो उपग्रह की प्रतिक्रिया क्या होगी? तो आपको बताना है उपग्रह की प्रतिक्रिया। तो 4 ऑप्शन है, तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पूर्व कक्षा की स्पर्श रेखीय दिशा में v वेग से चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें उपग्रह पूर्व कक्षा की स्पर्श रेखीय दिशा में वेग से चलेगा, वेग को यानी कि v से प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ समझ में आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक पर्वतारोहण के समय आगे की ओर क्यों झुक जाता है? पर्वतारोहण के समय आगे की ओर, जो पर्वतारोही जैसे ऊपर जब पर्वत के ऊपर चढ़ता है तो आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है उसके गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्व रेखा उसके आगे झुकने से संतुलन की स्थिति में आ जाती है। ऑप्शन बी, झुककर चलने से लाभ होता है। ऑप्शन सी, चढ़ाई करने के लिए आवश्यक बल झुककर चलने से ही अधिक लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, तभी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसके गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्व रेखा उसके आगे झुकने से संतुलन की स्थिति में आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन ए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इसको लिख लीजिए आप लोग फ्रेंड्स, पॉज करके वीडियो पॉज कर लिए, इसको फिर समझिए, फिर इसका आंसर लिख लीजिए, नोट्स बनाते चलिए जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, एक टेनिस गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्योंकि क्वेश्चन समझिए, टेनिस गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि ऑप्शन ए, पर्वतों पर वायु दाब अपेक्षाकृत कम होता है। ऑप्शन बी, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। ऑप्शन सी, पर्वत पर गेंद और हल्की हो जाती है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान आपको पता ही होगा अधिकतर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इसको आप लोग नोट्स बना लिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करते ही जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है, क्यों? एक बार फिर से फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा है, नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करते ही जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है, क्यों? तो 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन ए, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। ऑप्शन बी, समुद्र का जल स्तर ऊंचा होता है। ऑप्शन सी, समुद्र में ऊंची लहरें होती हैं। तो फ्रेंड्स अधिकतर लोगों को आंसर पता होगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि समुद्र के जो जल का घनत्व होता है वो अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक होती है विशिष्ट ऊष्मा, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, पारे की कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आप लोग इसको देख लिए, इसके नोट्स बना लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व के कारण अगर जहाज जहाज कोई भी अगर शिप आप देख लीजिए तो वो ऊंचा, क्योंकि जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए वो अपना समतल स्थल ना होकर, क्योंकि वो ऊंचाई पे थोड़ा चलता है। फ्रेंड्स आप लोग ने देखा ही होगा, अधिकतर लोग ने। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब घोड़ा तांगे को खींचता है तो तांगा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? जब घोड़ा तांगे को खींचता है तो तांगा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, यानी प्रतिक्रिया बल के कारण जो होता है वो तांगा आगे बढ़ता है। फ्रेंड्स जब जैसे घोड़ा है वो तांगे को खींचेगा, ठीक, तांगा को खींचता है, तो तांगा किस बल के, जो उसमें जो बल लगता है वो प्रतिक्रिया बल के कारण तांगा आगे बढ़ता है। फ्रेंड्स ठीक है, बोलते हैं उसको मालगाड़ी भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मालगाड़ी में भी यही प्रतिक्रिया बल लगता है, क्योंकि इंजन जो होता है वो पूरे डिब्बों को प्रतिक्रिया बल के कारण लेके आगे बढ़ता है। फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है उसमें ऊर्जा का भंडार करना, या ऊर्जा होती है। तो 4 ऑप्शन है, तो यह ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे स्थितिज ऐसे लिखते हैं, स्थितिज, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक है, तो माइंड मत करिएगा, आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है उसमें ऊर्जा का भंडार करना, यह ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी निर्वात में, ऑप्शन सी जल में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर निर्वात में। वायु, किसी वस्तु का जो अधिकतम भार होता है निर्वात में होता है। इसका जो मान होता है वो 273 माइनस 273.15 ऐसे कुछ करके होता है। फ्रेंड्स तो आप लोग याद करिएगा, माइनस 273.15 वस्तु का जो भार का मान होता है, माइनस 273.15। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जब कोई बाहरी बल ना लगा हो तब द्रव की एक छोटी बूंद की आकृति निर्धारित होती है। जब कोई बाहरी बल न लगा हो तब द्रव की एक छोटी बूंद की आकृति निर्धारित होती है। ऑप्शन ए द्रव के पृष्ठ तनाव से, ऑप्शन बी द्रव के घनत्व से, ऑप्शन सी द्रव की श्यानता से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव के पृष्ठ तनाव से। ठीक है फ्रेंड्स, छोटी बूंद की जो आकृति निर्धारित करती है द्रव के पृष्ठ तनाव से। फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। टोटल टॉप 20 MCQ मैंने लिए हुए हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है, एक पत्थर को गहरे तालाब में फेंका गया, पत्थर पानी में जैसे जैसे नीचे गिरता जाएगा उस पर पानी का उत्प्लावन बल कैसा रहेगा? ऑप्शन ए बढ़ता जाएगा, ऑप्शन बी एक समान रहेगा, ऑप्शन सी कम होता जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो उत्प्लन बल होता है वो एक समान रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उत्प्लावन बल जो होता है वो उस पर पानी का जो उत्प्लावन बल होता है वो एक समान रहता है। फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा।
चलिए आगे चलते हैं। आप लोग इसको समझ लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, फिर समझ लीजिएगा, फिर इसको लिख लीजिएगा, फिर नोट्स बना लीजिएगा इसका। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार कैसा होगा? तो उसका आकार फ्रेंड्स जो होगा, इसका आकार बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसका आकार एक जैसा तो रहेगा नहीं, क्योंकि जितना ही उसमें गैसों का जो गैस जमा होगी उतना ही बड़ा वो आकार जो होता है वो बड़ा हो जाता है उसका फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ता जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या होता है? तो कम ताप। देखिए इसमें देखिए आप क्वेश्चन समझिए, वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण उनका कम घनत्व या कम ताप या कम वेग। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे भी मिल सकता है या आपको ऐसे पूछ सकता है, वायुमंडल में बादलों का तैरने का क्या कारण हो सकता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कम घनत्व के कारण जो होता है वायुमंडल में जो बादल जो तैरते हैं वो कम घनत्व के कारण तैरते हैं, क्योंकि ये सब क्षोभ मंडल में आते हैं। वायुमंडल सबसे निचली परत जो होती है वो क्षोभ मंडल होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल में ही आपको सब बादल तैरते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वायुयान जो उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं और वहाँ पे ही ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारी वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है वो क्षोभ मंडल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आप लोग देख लीजिए इसको एक बार। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोहरा कब बनता है? तो अधिकतर लोगों को पता ही होगा कोहरा कब बनता है। तो फ्रेंड्स कोहरा जो बनता है वो ठंडी शुष्क रातों में बनता है। खूब ठंडी, जैसे अधिकतर जो तालाब वाले एरिया होते हैं, जैसे जहाँ पे कोई भी घर नहीं है, जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है, इस कारण कोहरा वहाँ पे अधिक से अधिक बनता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ समझ में आ रहे होंगे। आप लोग देख लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, फिर टॉप 20 MCQ मैंने लिए हुए थे, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा, उसमें भी टॉप 20 MCQ मैं डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है, जल का क्वथनांक क्या होता है? जल का क्वथनांक क्या होता है फ्रेंड्स? तो जल का जो क्वथनांक होता है वो सदैव जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी, जल का क्वथनांक जो होता है, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है फ्रेंड्स, जल का क्वथनांक। 4 ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इसमें सदैव लिखना है, सदैव 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें सदैव लिख गया है, तो इसमें होना चाहिए सदैव 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी, पात्र के पदार्थ पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी, अपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है जल का क्वथनांक। ठीक है फ्रेंड्स जो हमने एक टॉपिक अपलोड किया है फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलना, तो आप लोग जाकर देख लीजिए। तो फ़ारेनहाइट से डिग्री में कैसे बदला जाता है, या सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है, उसका मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, इसको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो वो उससे आए हुए क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछे गए हैं, और दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे पूछ दिया गया कि फ्रिज में यानी कि रेफ्रिजरेटर में कौन कौन सी गैसें प्रयोग होती हैं। तो फ्रेंड फ्रियान 12, रेफ्रिजरेटर में 2 गैसें प्रयोग होती हैं, एक फ्रियान 12 और एक फ्रियान 22। फ्रियान को, ठीक है फ्रेंड्स, फ्रियान 12 और फ्रियान 22, बस 2 याद रखिएगा। और अगर पूछ ले कार मान लिया एसी या कार में एक एसी लगी होती है, इसमें कौन सी गैस प्रयोग होती है, वो फ्रियान 12, सिर्फ फ्रियान 12 का कार में प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और एसी में भी फ्रियान 12 का ही प्रयोग किया जाता है, एयर कंडीशनर जो होता है उसमें भी फ्रियान 12 का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि हम लोग मोटिवेट होते हैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हुए थे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और जय हिंद जय भारत। और टॉप 20 MCQ मैं नेक्स्ट पार्ट में फिर लेकर आऊँगा, उसके लिए भी आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा वो। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।